जय हिंद दोस्तों। हम दोनों लोग माफ़ी चाहते हैं कि 2 दिन से हम लोग अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाए आपके सामने। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमने अपनी क्लास में आपके सामने लगभग 3 क्लासें आई हैं जिसमें हमने हिस्ट्री के बेसिक टूल्स को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास होगी वो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से होगी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक, जस्ट उसके तुरंत बाद एक टॉपिक होता है जिसे हम वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर कहते हैं। ठीक, 1921 में फर्स्ट टाइम हमारे सामने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली। ठीक, 1921 से पहले भारत का इतिहास क्या था, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती थी। तो 1921 से पहले जस्ट 1920 के आसपास भारतीय इतिहास की शुरुआत वैदिक कल्चर से स्टार्ट होती थी। ठीक, तो उस टाइम के जो स्टूडेंट रहे होंगे आपकी तरह, जो पढ़ रहे होंगे भारत के इतिहास के बारे में, तो वैदिक संस्कृति को मानते थे। यानी कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता या संस्कृति रही 1920 के आसपास, वो क्या रही? वैदिक संस्कृति रही। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कर दी जाती है तो भारत का जो इतिहास है वो लगभग 2-2,500 साल पीछे चला जाता है। ठीक, और शुरुआत हो जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और वैदिक संस्कृति के बारे में बता दूं। ठीक, और ये भी आपको हिंट दे दूं क्या वास्तव में हमारा इतिहास हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होना चाहिए या नहीं। ठीक, और आगे क्या चल रहा है, प्रोसीजर क्या है भारत के इतिहास के पुनर्लेखन में, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। तो थोड़ा सा देखें इसे। जैसा कि मैंने बताया कि पहला टॉपिक जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक, और जो दूसरा टॉपिक है वो है वैदिक कल्चर का। ठीक, इनमें से कुछ कॉमन चीजें हैं और कुछ डिफरेंस भी हैं। जरा देखते हैं इन दोनों में क्या है। एक हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो है नगरीय सिविलाइजेशन, यानी कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता है, यानी कि यहाँ के लोग नगरों में यानी कि शहरों में रहते हैं। वैदिक संस्कृति के जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, यानी कि रूरल है। ठीक, नगरीय और ग्रामीण कहने से सीधा सा मतलब इस बात का है कि आपको समझना पड़ेगा कि नगर किस चीज को कहते हैं और ग्रामीण किसे कहते हैं। तो यहाँ 1 मिनट में आपको डिफाइन कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। इन्होंने 1950 के दशक में एक किताब लिखी है द अर्बन रेवोल्यूशन। क्या नाम है? द अर्बन रेवोल्यूशन। उस किताब में इन्होंने एक नगर होने के 10 लक्षण बताए, यानी कि किसी भी प्लेस को हम नगर की संज्ञा कब दे देते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए, तब जाकर के उसे हम नगर की संज्ञा देंगे। ये बात किसने बताई है? गार्डन चाइल्ड साहब ने अपनी 1950 की किताब द अर्बन रेवोल्यूशन में। ठीक, किताब का नाम क्या है? अर्बन रेवोल्यूशन। इस किताब में फर्स्ट टाइम उन्होंने एक नगर होने के 10 लक्षण बताए। ठीक, उनमें इन्होंने क्या क्या बताया होगा, मैं कुछ बेसिक चीजें इसमें बता दे रहा हूं 10 लक्षणों में से कुछ। जैसे सुनियोजित टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि नगर नियोजन होना चाहिए। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जनसंख्या ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना। जैसे गांव में देखते हैं तो वर्तमान समय में गांव में जनसंख्या कम होती है, शहरों में जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। किसी को नगर कहते हैं, किसी को महानगर कहते हैं। ठीक, तो सुनियोजित व्यवस्था हो, यानी कि टाउन प्लानिंग कैसी हो? स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, जनसंख्या ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक, और मकान बनाने का जो स्ट्रक्चर हो वो ठीक ठाक होना चाहिए। लिपि का विकास होना चाहिए, यानी कि उनके पास अपनी लिपि होनी चाहिए। ठीक, तो सुनियोजित टाउन प्लानिंग, जनसंख्या, मकान, लिपि। ठीक, सुनियोजित टाउन प्लानिंग में ये चीजें आ जाएंगी, यानी कि नालियों की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक, और नालियां मेन होल के साथ जुड़ी होनी चाहिए, नालियों को ढका होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जो सुनियोजित टाउन प्लानिंग में आ जानी चाहिए। ठीक, जनसंख्या का स्तर ठीक ठाक होना चाहिए। अगला एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक सत्ता होनी चाहिए। सत्ता का मतलब राज्य की कल्पना होनी चाहिए, यानी कि उस राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, जैसे अपने यहाँ राज्यों को चलाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, इस तरह से कोई सत्ता होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे कुछ लक्षण बताए हैं कि किन्होंने? गार्डन चाइल्ड साहब ने अर्बन रेवोल्यूशन में। ठीक, अब यहां पर नगरीय सभ्यता में ये सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोगों ने क्या कहा है?
नगरीय सभ्यता कहा है। इनफैक्ट ये दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो आप बताएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा एक खेल खेला गया है हमारे साथ, जो यहाँ पर एक शब्द लिखा गया दक्षिण एशिया। ये शब्द ही गलत है अपने आप में। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनफैक्ट जो मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान में इराक में है, उन सभ्यताओं से भी ज्यादा एडवांस सभ्यता थी। मेसोपोटामिया से और मिस्र से भी ज्यादा एडवांस थी कौन सी सभ्यता? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, और उनसे बेहतर टाउन प्लानिंग थी हमारे यहाँ, उनसे बेहतर लिपि का विकास था हमारे यहाँ। ठीक, इनफैक्ट वो लोग जो मकान बना रहे थे अपने, वो धूप में सुखाई गई ईंटों से बना रहे थे। हम लोग आग में पकाई गई ईंटों को प्रयोग में लाते थे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्मारक या मकान आज भी हमको मिले, उनकी ईंटें आज भी उसी अवस्था में सुरक्षित हैं। अगर आज आप उस ईंटों से मकान बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो क्या बताया मैंने, ये नगरीय सभ्यता है और ये ग्रामीण सभ्यता है। एक तो डिफरेंस ये है दोनों में। अब यहां से थोड़ा सा एक बात और आपको जानना है, वो ये कि क्या पहले गांव का विकास होता है नगर का? यानी कि कोई क्षेत्र अगर है तो वो अपने आप सडन नगर हो जाएगा क्या? नहीं, नगर नहीं होना चाहिए। पहले उसका विकास होगा कैसे? अर्धनगर से, और अर्धनगर से पहले वो क्या रहा होगा? ग्रामीण रहा होगा। यानी कि कोई ना कोई क्षेत्र, जब कोई क्षेत्र पहली बार हमारे सामने आता है, जब उसकी शुरुआत होती है, तो अपने फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? वो ग्रामीण होता है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा विकास डेवलप करके वो कहां आता है? अर्धनगर में आता है। फिर अर्धनगर के बाद वो क्या हो जाता है? नगर हो जाता है। तो वही चीज हमारे इतिहास में भी फॉलो होनी चाहिए कि हमें जो हमारा जो इतिहास होना चाहिए वो ग्रामीण सभ्यता से स्टार्ट होना चाहिए, न कि नगर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, अभी तक क्या है इसके बारे में मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं। कैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब उत्खनन करते हैं ना, तो उत्खनन करने का दो तरीका होता है, एक लंबवत और एक क्षैतिज। एक लंबवत का मतलब डायरेक्ट ड्रिल मशीन की तरह आप नीचे तक होल करते जाएं और रिसर्च करते जाएं, यह है लंबवत खुदाई। और एक खुदाई होती है क्षैतिज। क्षैतिज, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। लंबवत खुदाई में गवर्नमेंट का पैसा बहुत खर्च होता है, और सॉरी कम खर्च होता है, पैसा बहुत कम लगता है लंबवत खुदाई में। लेकिन जब लंबवत खुदाई की जाती है तो पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक, और जब क्षैतिज खुदाई की जाती है तो संपूर्ण सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्षैतिज खुदाई भारत के ही लोग नहीं करने देते। अगर भारत में सपोज कीजिए ये काकदेव का प्लेस है, ठीक, और यहां पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए और बोले कि यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स होने के प्रमाण मिल रहे हैं हमको, तो यहां के जो लोग हैं क्या अपने मकान को गिरा करके, खत्म करा करके क्षैतिज खुदाई करने की इजाजत देंगे? कभी परमिशन नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मरी हुई सभ्यता के लिए कभी भी एक जीवित सभ्यता को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो लंबवत खुदाई की भी अपनी समस्या है और क्षैतिज खुदाई की भी अपनी समस्या है। इस वजह से आज भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि हमें भारतीय इतिहास स्टार्ट कहां से करना चाहिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन से या वैदिक कल्चर से। अभी तक भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमारे सामने आई नहीं है, न ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की, न ही वैदिक संस्कृति। ठीक, जरा से एक बात समझें, जो इसकी डेट है ये 2350 से लेकर के 1750 BC है। ठीक, वो भी किस विधि के अनुसार? C14 विधि के अनुसार, यानी कि रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसकी डेट क्या है? 2350 से 1750। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी ने अपनी एनसीईआरटी की किताबों में इस डेट को अपडेट करते हुए लिखा गया है 2600 से लेकर के 1900। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 2350 से 1750 BCE जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कार्बन रेडियो पद्धति से निकाली गई डेट है, अगर ये डेट नहीं मिल रही है तो एनसीईआरटी की किताबों में ये डेट दी गई है, तो 2600 से लेकर के 1900 की डेट निर्धारित की गई है एनसीईआरटी की किताबों में। किसके लिए? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। ठीक, अब ये जरा डेट देखिए, लिखा है 2600, हम मैक्सिमम मान लेते हैं 2600, और 2600 में आज चल रहा है 2100। 2100 में इसको ऐड कर दें, 6 1 7 4, तो लगभग आज से कितने साल पुरानी सभ्यता की बात चल रही है? 4706 साल की। अब यहां थोड़ा सा देखें, मेरठ के बागपत नामक जगह पर एक जगह है जिसका नाम है सनौली। अभी बेहद चर्चा में रहा ये स्थान सनौली। यहां से 2-3 रथ के साक्ष्य मिले।
रथ के साक्ष्य मिले हैं। और ये रथ का साक्ष्य कोई खिलौना गाड़ी नहीं है, पूरा का पूरा हल है, सॉरी हल नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या है, रथ है। वो एक ऐसा रथ है जो युद्ध में प्रयोग किया जाता था, ठीक। और उसी रथ के जस्ट साइड में ही जो रथ को चलाने वाले लोग होते थे उनकी कब्रगाह है, यानी कि उनको दफनाया भी गया है। और इस रथ का जब कार्बन डेटिंग किया गया, इसमें तांबा का भी साक्ष्य मिला, और जानते हैं मानव के द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु तांबा ही है। और इसकी जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, यानी कि C14 विधि के तहत इसकी जो डेट निकाली गई, वो डेट निकाली गई लगभग 9000 BC के आसपास। कहीं कहीं इसको 5000 के समकालीन लाते हैं, या 9000 तो लगभग अप्रॉक्स मान सकते हैं आप, ठीक। अगर हम इस डेट को भी मान लें, 9000 BC को मान लें, तो 4706 कहां टिक रहा है सामने। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले ये प्रमाण अपने आप में काफी है इस बात को बताने के लिए कि जो भारत का इतिहास है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का है। और आप जानते हैं कि जो वैदिक संस्कृति के लोग थे वो एक युद्ध प्रेमी थे, रथों के माध्यम से युद्ध किया करते थे, ठीक। और ध्यान रहे कि ये सनौली वही जगह है, बागपत ये वही जगह है जहां पर आपने अगर महाभारत का थोड़ा सा कुछ महाभारत के बारे में कुछ पता होगा तो कौरवों से पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, बागपत, सोनीपत, पानीपत, ऐसे करके 5 गांव मांगे थे। उन 5 गांव में से एक गांव का नाम बागपत है जहां पर सनौली है। और आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ है, और महाभारत का युद्ध पूरी तरह से रथों का युद्ध था, ठीक। और वहीं से क्या मिल रहा है, रथ का प्रमाण मिल रहा है। और एक रथ नहीं मिल रहा, 2-3 रथ मिल रहे हैं। तो ये एकमात्र संयोग नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत व्यापक पैमाने पर खुदाई कराने की जरूरत है। और जिस दिन पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त हुई, नो डाउट इतिहास का पुनर्लेखन होगा। और इतिहास के पुनर्लेखन के माध्यम से पहला जो चैप्टर है आपको वैदिक संस्कृति पढ़ना पड़ेगा, ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि ये कैसी सभ्यता है। ये एक नगरीय सभ्यता है और ये क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। दूसरा अंतर इन दोनों सभ्यताओं में यह है कि ये लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्हें लोहे के बारे में जानकारी थी। कैसे पता चला? क्योंकि 1000 BC के आसपास यूपी का एटा जिला है, यूपी के एटा जिला के आसपास एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। यूपी के एटा जिला के आसपास क्या है, एक जगह है अतरंजी खेड़ा। और इस अतरंजी खेड़ा से 1000 BC का लोहे का भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है भारत में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य कहां मिल रहा है, तो वो है 1400 BC का। कितने का? 1400 BC का। एक जगह है तुर्की, है ना। तुर्की इस समय मुस्लिम कंट्रीज का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है इजराइल के खिलाफ में, है ना। तो तुर्की में एक जगह है एशिया माइनर, एशिया माइनर, ठीक। एशिया माइनर के आसपास 2 जातियां निवास करती थी, एक का नाम था हित्ती और एक का नाम था मितन्नी। इन दोनों जातियों के माध्यम से पहली बार 1400 BC के आसपास लोहे के उपयोग की प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर विश्व में पूछा जाए कि लोहे की प्राचीनतम जानकारी का साक्ष्य कहां मिल रहा है, तो आप बताएंगे तुर्की के एशिया माइनर से। वो लगभग है कब का? 1400 BC का, ठीक। और भारत में लोहे का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। और टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC। नो डाउट वैदिक कल्चर के लोग लोहे से परिचित थे और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक। नेक्स्ट बात क्या है? यहां का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक, ठीक। जैसा कि आप सातवाहन डायनेस्टी में देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक। यानी कि अब राजा अपने आप को डिफाइन किसके साथ कर रहा है? अपनी मदर के साथ, ठीक। अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम यूज कर रहे हैं। कौन? सातवाहन वंश के लोग, ठीक। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऐसे करके नाम, ठीक। यहां पर क्या है? ये पितृसत्तात्मक सत्ता है।
कैसी सत्ता है? पितृसत्तात्मक सत्ता। ठीक, अब जानना आपको यह है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी का स्रोत है हमारे पास, वो स्रोत है आर्कियोलॉजिकल। स्रोत कैसा है? आर्कियोलॉजिकल। और लिपि मिली है यहां से हमें, जिसका नाम क्या है? बुस्ट्रोफिडान। बुस्ट्रोफिडान लिपि है इनकी। ठीक, और लिपि को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। इनके बारे में जो जानकारी का सिर्फ प्रमाण है वो मुहरों पर अंकन हुआ है जो कुछ, उसके माध्यम से, और जो मृण मूर्तियां या मूर्तियां बनाई गई हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता है। इनके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, और सारा का सारा जो जानकारी है वो साहित्य के माध्यम से मिलता है, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, है ना, इनके माध्यम से जानकारी होती है। अब यह समझना है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पता कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग हैं। तो ये हमको पता कैसे चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग हैं, जबकि इनकी लिपि बुस्ट्रोफिडान को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। ये निष्कर्ष है आज तक का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आईडी में, महादेवन टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों ने पूरा दावा किया है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि बुस्ट्रोफिडान को पढ़ लिया है, लेकिन उनके दावे को खारिज कर दिया गया। पूरी तरह से संतुष्ट उत्तर नहीं दिया, इसलिए खारिज कर दिया गया। तो ये पता कैसे चल रहा है कि ये मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे? तो इसके पीछे कारण ये है कि जो अधिकांशतः मूर्तियां मिली हैं, अधिकांशतः जो मूर्तियां मिली वो अधिकांश मूर्तियां महिलाओं की थी, महिला देवियों की थी। ठीक, महिला देवियों की थी। इस वजह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या बोला गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे। जैसे कि भारत में आगे आप जब इतिहास में पढ़ते हैं तो सातवाहन डायनेस्टी होती है। ठीक, अब इनके बारे में कैसे पता चला कि ये पितृसत्तात्मक सत्ता के लोग हैं? क्योंकि ऋग्वेद में पिता शब्द का जो यूज हुआ है वो 335 टाइम, मतलब 335 बार पिता शब्द को यूज किया गया है, और माता शब्द को 234 बार यूज किया गया है। माता शब्द का जिक्र कितनी बार आया है? 234 बार। और पिता शब्द का जिक्र कितनी बार आया? 335 बार। यही एक मात्र प्रमाण नहीं है, आगे जाकर के देखेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा ऋषि है जो अपने 50 पुत्रों को सडन क्रोध में आकर के 50 पुत्रों को अपने घर से निकल जाने का आदेश दे देता है। ये क्या दिखा रहा है? पिता की सर्वोच्चता को दिखाई दे रहा है कि अगर पिता चाहे तो अपने बच्चों को अपने घर से निकाल सकता है। एक जुआरी है, जुआ खेलने गया, ये सारी बातें मैं ऋग्वेद की बता रहा हूं। एक जुआरी है जो जुआ खेलने गया और जुए में सब कुछ हार जाने के बाद उसने अपने बेटे को दांव पे लगा दिया, और जिस व्यक्ति को जुए में हारा था अपने बेटे को, वो इंसान आया और उसके बेटे को लेकर के चला गया। यहां क्या दिखाई दे रहा है? पिता की सर्वोच्चता दिखाई दे रही है कि पिता अपने बेटे को जुए में भी लगा सकता है, दांव पे भी लगा सकता है। ठीक उसी तरह से एक रीढ़ी व्यक्ति है, उसके पास खाने को पैसे नहीं बचते हैं, तो वो गाय के बदले अपने बेटे को बेच देता है। यानी कि एक बेटे के बदले एक गाय ले आओ, यानी कि एक बेटे की कीमत एक गाय से लगा दी गई। तो यानी कि बेटा बेचा भी जा सकता है, विक्रय की वस्तु भी है। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ऋग्वेद पूरी तरह से पिता की सर्वोच्चता को दिखा रहा है, माता की सर्वोच्चता को यहां नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, यहां पर मातृसत्तात्मक सत्ता का क्या कि अधिकांशतः जो मूर्तियां मिली वो महिलाओं की मिल जाने की वजह से समाज कैसा हो गया? मातृसत्तात्मक। यहां से थोड़ा सा एक क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्रॉस क्वेश्चन ये, अगर आज के समाज की कल्पना करें, वर्तमान समाज जो चल रहा है, तो वर्तमान समाज कैसा चल रहा है? पितृसत्तात्मक है। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। क्यों? क्योंकि इन्विटेशन लेटर फादर के नाम से आता है घर में, ना कि मदर के नाम से। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल समाज में माता जी की ज्यादा चल रही है। ठीक, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इन्विटेशन लेटर जो आना है वो पिताजी के ही नाम से आना है। ठीक, तो आज का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन थोड़ा सा कल्पना करके आप देखें कि वर्तमान समय में जो समाज में जो ऐड होते हैं, जो पब्लिसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं? वो महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती ना सबसे ज्यादा। फिर अगर महिलाएं ऐड कर रही हैं तो सबसे ज्यादा उनके बैनर बनेंगे, सबसे ज्यादा उनके पोस्टर्स लगेंगे, है ना। अब सपोज करो कि इस तरह से अगर समाज चलता रहा और सडन कोई ऐसी स्थितियां घटित हों प्राकृतिक, और ये पूरा का पूरा जो समाज का जो बनाया गया स्ट्रक्चर है पूरी तरह से समाप्त हो जाए,
ठीक, 1000-2000 साल के बाद एक नई इकाई यहां पर जन्म ले, एक नए लोग समाज में आए, वो अपने समाज का निर्धारण करने लगे, वो फिर हमारे जो हम लोग खत्म हो चुके हैं उसका उत्खनन करें। उत्खनन करने के बाद उनको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? सबसे ज्यादा पोस्टर्स और सबसे ज्यादा बैनर्स किसके मिलेंगे? मूर्तियां किसकी मिलेंगी? महिलाओं की मिलेंगी। तो उनको क्या फील होगा? यही लगेगा ना कि सर्वाधिक मूर्तियां या बैनर या पोस्टर किसके हैं? महिलाओं के। तो इस वजह से इनका समाज कैसा रहा होगा? मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। ये उनकी कल्पना है, लेकिन हम थे कैसे? पितृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे। तो यहां पर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है। यानी कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को मातृसत्तात्मक सत्ता तब तक पूरी तरीके से नहीं मान सकते हैं जब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की बूस्टरोफिडान लिपि डिसाइफर नहीं की जा सकती, यानी कि नहीं पढ़ी जा पा रही है। तब तक के लिए हम फाइनली नहीं बता सकते कि मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे। हाँ, इसको तो बता सकते हैं क्योंकि ये सारी बातें यहां क्लियर कर रही हैं, क्योंकि यहां पर साहित्यिक प्रमाण है, लिखा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं मिल रहा है। यहां से क्या मिल रहा है? आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिल रहा है, साहित्यिक प्रमाण नहीं मिल रहा है। ठीक, जिस दिन बूस्टरोफिडान पढ़ ली गई वहां से अगर ऐसी कोई बातें समझ में आती हैं तब इस बात को मानने में कोई डाउट नहीं है कि मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग, लेकिन तब तक लिए हम सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे या पितृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे, तो आप डेफिनेटली सिर्फ क्या बताएंगे? मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे। नेक्स्ट बात क्या है इसमें? ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन इनका सबसे जो प्रिय जानवर था घोड़ा ही था। बिना घोड़े के युद्ध नहीं किया जा सकता था। ठीक, इनके यहां जो सबसे पवित्र पशु था वो एक श्रृंगी बैल था। एक श्रृंगी बैल, जिसे आप लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक, एक श्रृंगी बैल की ये लोग पूजा करते थे। लेकिन इनके यहाँ जो पवित्र जानवर था वो क्या थी? गाय। और गाय को ये लोग क्या कहते थे? अगन्या। अगन्या का मतलब ना मारे जाने योग्य। क्या लिखा है शब्द? ना मारे जाने योग्य। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ना मारे जाने योग्य। इसका मतलब है कि कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में गाय को मारा भी जाता था, यानी कि गाय का वध भी किया जाता था। ठीक, तो गाय को भी हम क्या कहते हैं? अगन्या कहते हैं, ना मारे जाने योग्य भी कहते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार हैं राजेंद्र मित्र साहब, इंडो आर्यंस नाम की किताब लिखी है। ठीक, गोविंद चंद पांडे साहब हैं, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। इनकी किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि गाय के मांस का सेवन तब कराया जाता था जब कोई घर में विशेष अतिथि आता था, यानी कि विशेष अतिथि आने पर व्यक्ति को गाय के मांस से उसका आतिथ्य किया जाता था। तो ना मारे जाने योग्य बात ये बाद में प्रचलन में आया होगा, यानी कि गाय का वध या गाय की हत्या या गाय के मांस का सेवन कभी ना कभी किया जाता था, नहीं तो ये शब्द आता ही नहीं। ठीक, तो गाय को अगन्या भी कहा जाता है। तो यहां पर मैंने बताया इनका जो सबसे पवित्र जानवर था जिसकी पूजा करते थे लोग, वो एक श्रृंगी बैल था और ये गाय थी या अगन्या इनके यहाँ का पवित्र जानवर था। क्या ये लोग गाय से परिचित थे? क्योंकि अगर ये बैल से परिचित हैं तो डेफिनेटली गाय के बारे में जानते होंगे, गाय के बारे में जानते होंगे। लेकिन मुहरों पर गाय का अंकन नहीं मिलता है क्योंकि गाय इनके लिए उपयोगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य पेशा व्यापार था। क्या था? व्यापार था। सेकेंडरी जो पेशा था इनका वो था पशुपालन और खेती। ठीक, लेकिन इनके यहाँ जो प्राइमरी पेशा था वो क्या था? पशुपालन प्लस कृषि कार्य। इसलिए गाय इनके लिए उपयोगी थी। ठीक, गाय से दूध भी मिलता है। ठीक, तो इनके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े में और गाय में किसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप घोड़ा पहले टिक करेंगे, क्योंकि बैल मिला है इसलिए हम घोड़े को मानेंगे कि घोड़े गाय से परिचित थे। गाय से परिचित थे क्योंकि बैल है इनके पास। घोड़े से परिचित नहीं थे, इस बात को मान सकते हैं। ठीक, क्या थे ये? व्यापारिक थे, ज्यादातर इनका व्यापार होता था। ये आंतरिक व्यापार भी करते थे, साथ में जो उस समय की समकालीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया या मिस्र, उनके साथ भी अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। लोथल का डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनका आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार था। ठीक, तो ये कैसे थे? व्यापारी थे। ये क्या थे? व्यापारी नहीं थे। इनका मुख्य पेशा क्या था? कृषि कार्य करना, पशुपालन करना। ठीक, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और वैदिक संस्कृति के बारे में ये कुछ सामान्य परिचय था। ठीक, जो मैंने आपको आपके सामने बताने की कोशिश की। और
ताकि आपको समझ में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और वैदिक संस्कृति क्या है। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगली जो क्लास होगी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगी और हड़प्पन सिविलाइजेशन में शुरुआत से पूरा सब कुछ हम आपको समझाएंगे। उसकी तारीख क्या है, डेट क्या है, रेडियो कार्बन विधि क्या है, C14 विधि क्या है, किसने खोज की, ठीक, और वो इंसान कौन सा है जिसने खोज किया। ठीक, फर्स्ट टाइम रेडियो कार्बन तिथि का प्रयोग कहाँ पर किया गया। ठीक, ऐसी बातें, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, हड़प्पा का मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ कैसा संबंध रहा है, ये बताएंगे आपको। साथ में ये बताना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, कई बार आपने सुना होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इन दोनों में जो सबसे प्रोमिनेंट नेम क्या है, जो सबसे उपयुक्त नाम है वो कौन सा होना चाहिए, किसका वास्तविक नेम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको आपको बताना है। इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बताना है आपको। ठीक, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनमें 7 को नगर की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक, कालीबंगा हो गया, रखीगढ़ी हो गई, लोथल हो गए। तो ऐसे कुछ साइट्स हैं जो नगर की संज्ञा तक आ चुके हैं, जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे कुछ स्थल हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे साइट्स हैं, उनके स्थान, लोकेशन के बारे में बता के एक दो वहाँ से जो सामग्री मिली है उनको बता करके इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिला करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया जाएगा यहाँ आपकी क्लास में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।